हेलो माय जूनियर्स। आज हम अपने होम्योपैथी स्कूल में एक चैप्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं केस टेकिंग का। जितने भी होम्योपैथ्स आज जो इनिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप अभी भी की है, उनको एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक्स रह रहा है कि वो किस तरीके से केस टेकिंग करें। कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे सामने पेशेंट जो है वो न्यूमरस सिम्टम्स लेकर आता है, तो ये कंक्लूड उनके सामने एक मुश्किल हो जाता है कि हम इस पे कौन सा सिम्टम उठाएं और किस बेस पे हम मेडिसिन दें। उसमें ये हो जाता है कि कभी कोई मेडिसिन उठा दिया गया, फिर कभी कोई मेडिसिन उठा दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसमें जो है, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज़ में लोग ये समझते हैं कि चलो हमने ब्राइनिया भी दे दिया, उसमें रस्टॉक्स भी दे दिया, फाइटो भी हमने दे दिया, कलकेरिया भी दे दिया, कॉस्टिकम भी दे दिया, कॉल्चिकम भी हमने उठा के रख दिया। कुछ लोग ये करते हैं उसमें कि एक मेडिसिन में सारी मेडिसिन मिला दिया। देखिए, ये जितनी भी प्रैक्टिस है ये अगेंस्ट द लॉ है, और ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल बेहतर नहीं हैं। ये चीज़ें आपको पेटेंट्स में मिल सकती हैं। इस तरीके के सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप क्या कर रहे हैं, इससे बेहतर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेटेंट पे ही प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने पेशेंट को ठीक नहीं करना है, आपको ये समझना नहीं है कि हमारा पेशेंट किस तरह से ठीक हुआ है, तो फिर आप बेटर यही है कि जितने भी नंबर्स आते हैं होम्योपैथी ये ड्रगिस्ट के पास से, आप वो नंबर्स उठा के दे दें, आपकी क्लिनिक चलती रहेगी और आपका जो है दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन आप ये सोचें कि हम होम्योपैथी में कुछ पेशेंट के लिए भला कर दें और साथ में मुफ्त में आपका नाम हो जाए, तो आप ये भूल जाइए। ताउम्र जो है आप एक क्लिनिक में ही बिता लेंगे, आपके पास में कार से बंगला हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन आप जो है ये संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि आप अपने मरीज़ों को दवा क्या दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने अपने क्लिनिक में पढ़ा है उसको हमें एप्लीकेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें कौन सी मेडिसिन देना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी सिम्टम्स हैं उसको आप एक एक करके थोड़ा सा स्पेस दे दे के या हर एक अलग लाइन में लिख के उसको लिखना शुरू कर दीजिए। सारे सिम्टम्स जब आपने लिख लिया, सबसे पहले चीज़ आपको ये देखना है कि जो आपका मरीज़ है उसने सबसे पहली चीज़ आपको बताया क्या है। जो मरीज़ आपको चिल्ला रहा है ना कि सबसे पहली चीज़ कि हमें ये तकलीफ़ हुई है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, तो उसको लिखते जाइए बिल्कुल। लेकिन फोकस आपको किस पे करना है, जो सबसे पहले उस मरीज़ ने आपको बताया है। ये बात हो गई। अब आप ये देखिए कि जब आपने सारे सिम्टम लिख लिया, अब आपको ये देखना है कि सामने जो आपके मरीज़ बैठा है वो ठंडे मिजाज का है, गर्म मिजाज का है, या दोनों ही मिजाज का है, या दोनों मिजाज का नहीं है। ठीक है, हम आपको लिंक्स रख आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में और आपके कमेंट्स में इसमें हम लिख देंगे सारे लिंक्स में, जिसमें आपको आसानी से मिल जाएगा कि वो जगह पेज आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो एक क्लिक करिएगा, आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, और आप ब्राउज़र पे उसको आप सेव करके रख लीजिएगा, बुक मार्क करके। तो सबसे पहली चीज़ आपको उसके अंदर ये देखनी है कि हमारा जो मरीज़ है वो कौन से टेम्परामेंट का है। ठीक है, किस टेम्परामेंट का हमारा मरीज़ है। तो आपको ये देखना है कि जैसे हम एक्सट्रीमिटीज़ की हमने एग्जाम्पल अभी उठा के रखा था आपके पास में, पेशेंट आपके पास में एक्सट्रीमिटीज़ का आया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि जो मरीज़ आया है हमारे पास में वो ये ठंडे मिजाज का है या गर्म मिजाज का है। तो जब आप ये वाला चैप्टर खोलेंगे, आप गिब्सन का ये है, इन्होंने बना के रखा है हॉट एंड पहले चिली है, मतलब एग्रवेशन बाय कोल्ड, एग्रवेशन बाय हीट, और फिर बोथ। ठीक है, तो फिर आपको ये देखना है कि जैसे उसका पैर में दर्द हो रहा है और रेस्टलेसनेस है, और ये दर्द जो है रात में हो रहा है या सुबह हो रहा है। जब आपने मिजाज उसका पूछ लिया कि भैया तुमको ठंडी में कितने तुम स्वेटर पहन लेते हो, तो कोई पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब जैसे ठंडी पड़ती है वैसे गर्मी भी होती है। तो हम वापस जाएंगे ना सिम्टम पे, तो एक वर्ड आता है लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछना है अपने पेशेंट से, तो कहेगा, तो फिर आप कंफ्यूज आएंगे यार क्या करें। बिल्कुल, तो आप उसके रीजन जो होता है, जिस रीजन में वो रहता है, उस रीजन के आप ये क्षेत्र में जाइए। मतलब जिस तरह वो रहता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बम्बई में कोई रहता है
तो भाई वहाँ पर तो बरसाती होती है या गर्मी बहुत कम ही पड़ती है, और अब तो टेम्परेचर चेंज भी हो गया है। तो आप उस तरह आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा भैया जब तुम्हारे यहाँ एक्सट्रीम ठंडी होती है जैसे, या फिर आपको जानना पड़ेगा उसका वेदर कौन सा रहता है। तो फिर आप उसमें देखिए कि जैसे दिसंबर हो गया, ठीक है, आपका जनवरी हो गया, तो ये जो कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिसमें लास्ट में 25 के अराउंड, और ये 1 जनवरी से 15 दिन जो हमारा खिचड़ी का फेस्टिवल होता है उस टाइम पे अराउंड जो है ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। उस ठंडी में क्या होता है कि आदमी जो है, जो लोग स्वेटर नहीं भी पहनते तब भी पहनते हैं। तो ये ठंडे मिजाज के हो गए। गर्म मिजाज के लोग जो होते हैं उस टाइम पे स्वेटर ही नहीं पहनते। आप एक टी शर्ट में गुजार देते हैं, एक पतली जैकेट में गुजार देते हैं, विमेंस एक पतली सी हाफ वाली शॉल, जो डिज़ाइनिंग वाली शॉल आती है ना, वो वाली शॉल में गुजार देते हैं, बिल्कुल उसमें वोलन होता ही नहीं है। हम इस गर्मी मौसम में आते हैं तो एसी जो है उनको लोग ठंडी लगने लगती है एसी में, और एसी के साथ में क्या होता है कि उसमें चद्दर भी उनको ओढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया एसी में कोई चद्दर की ज़रूरत ही नहीं है उनको, वो सीधा इसको मतलब सीधा चौड़े से लेटे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनको जो है एसी बिल्कुल मुंह पे चाहिए होता है, गर्माहट एकदम इतना ज़्यादा उनको लगती है कि एकदम मुंह पे एकदम पड़ा रहना चाहिए, तो गर्म मिजाज के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतनी ठंडी उनको लगती है कि गर्मी में भी पंखा भी चालू है लेकिन वो कंबल ओढ़ के सोते हैं। ये सब सुराइनम के पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे मिजाज ये होता है कि भैया उनको दिसंबर में जनवरी में ठंडी भी खूब लगती है, और उनको गर्मी जो है उसमें भैया गर्मी भी बहुत लगती है उनको, भैया एसी ही चाहिए उनको, कूलर एकदम मुंह पे चाहिए। तो वो दोनों मिजाज के जो लोग होते हैं वो आपके नेट्रम कार में आ जाएंगे, वो आपके मक्सॉल में आ जाएंगे, वो आपके एंटीम क्रूड में आ जाएंगे, वो आईपी कॉक में भी आ जाएंगे। ऐसे पेशेंट होते हैं। तो फिर जब पेशेंट मेरे पास आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम रस्टॉक्स की बात करें तो रस्टॉक्स जो है एक ऐसी दवाई है जो ठंडे मिजाज के आदमी के लिए है। जैसे ठंडे से नहा लिया, ठंडा पानी पी लिया, बारिश हो गई, पैरों में दर्द हो गया या कष्ट बढ़ गया, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अब हम इसी की बात करते हैं जो गर्म मिजाज के हैं, जैसे ब्राइनिया हो गया, ये गर्म मिजाज के मरीज़ होते हैं। और जैसे दोनों हो गए, जैसे नेट्रम कार्ब हो गए भैया। अब हम आपको बताएं नेट्रम कार्ब में ये रहता है कि भाई उनको ये चीज़ें पसंद आती हैं कि भैया उनको हम एसी भी हमको भाई चाहिए, और हमको भाई कंबल भी उतना ही चाहिए। इससे हम दोनों पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि हम आगे कर दिए। जब हमारा ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो मेरे पास में जो ढेर सारी रेमेडीज़ हैं जो भर के मेरे सामने आ गए कि यार हम क्या दें मरीज़ को, ठंडे गर्म से ये 3 विभाजन में डिवाइड करके हम हटा देंगे तीनों मेडिसिन। तो हमारे पास में जो बल्क ऑफ मेडिसिन हमारे सामने थी वो एक छोटी मेडिसिन बन जाएगी कि अब हमें देखना है। अब जब हमने ये देख लिया तो दूसरा ये आता है कि अब इसमें से म्याज़म अगर हम हटा लेते हैं कि ये म्याज़म कौन से म्याज़म पे दवाई काम करती है, ठीक है। अब जैसे हम रेस्टलेसनेस की बात करें तो रेस्टलेसनेस जैसे रस्टॉक्स में है, रेस्टलेसनेस कॉस्टिकम में है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन हैं ये ऐसी मेडिसिन हैं कि जिसमें हम सिर्फ सोरा में ही होती हैं। सिर्फ सिफिलिस की मेडिसिन हम ठंडी के मिजाज की हम देख लेते हैं, जैसे आपकी सिफिलिनम है, ये ठंडे मिजाज की मेडिसिन है, ठीक है। और गर्म मिजाज की हम देखिए हम साइकोटिक में देख लेते हैं। हम सिफिलिस की बात करें, हम गर्म मिजाज की मेडिसिन है काली आयोड, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये भी एक मतलब है मेडिसिन, कौन कौन सी सिफिलिटिक मेडिसिन है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के रख देंगे, किस तरीके से आप उसको आप अवेलेबल अपने पास में कर सकते हैं, कि आप चार्ट है वो पूरा वो भी आप कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपने तीनों जो क्षेत्र हैं सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के आपने ये अलग कर दिया, तो आपके पास जितनी वो अमाउंट ऑफ मेडिसिन थी वो और ज़्यादा कंसाइज हो गई। आप आराम से उसके अंदर मेडिसिन जो है चूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने पहले ठंडा गर्म हटा दिया, फिर सोरा, सिफिलिस हटा दिया। अब आपके पास जब ये मिल गया कि भैया मिजाज ठंडा है या गर्म है, इसको हमने अलग कर लिया, ये आपके पास में अलग नोट हो गया। फिर आपके पास में नोट हो गया कि भैया ये कौन से म्याज़म का है, आपने तीनों म्याज़म देख लिया, तीनों म्याज़म हटा के इसको रख लिया, तो आपके पास में जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन सिलेक्शन है बहुत कम हो गया, ठीक है। ये आपने उठा के रख लिया। फिर आपको अगर आपको मटेरिया मेडिका याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए। आपके पास में चैप्टर पड़ा हुआ है आपके पास में कैंट रिपर्टरी का, तो आप जब कैंट रिपर्टरी उठाते हैं उसमें, तो कैंट रिपर्टरी उठाएंगे आप तो एक तरीके से हमारे पास इंडेक्स बुक होती है हमारे पास में ये। तो कैंट रिपर्टरी में आपको क्या करना है, जैसे आपको एक्सट्रीमिटीज़ में जाना है तो एक्सट्रीमिटीज़ में आप जाएंगे तो आप उठाएंगे कि इसको जहाँ जैसे मान लीजिए कि एक्सट्रीमिटीज़ में आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉब्लम हो रही है
और आप लोअर एक्सपर्टीज़ में चले गए, उसमें आपको देखना है हमें कहाँ पर दर्द हो रही है। आपने उसने कहाँ से लिखा था उसमें कि भैया हमें पैरों में दर्द होती है, पैरों में कहाँ पर दर्द होती है, तो पैरों में आपने दर्द होना है आपको टांगों में, ठीक है। आपका पैर आता है यहाँ से, जांघ से स्टार्ट होता है, मतलब हमारा थाई होता है, फिर हमारा फिर लेग्स होता है, उससे पहले हमारा नी आना है, उसमें हमारा उसके पास में लेग आना, टिबिया आना है, काफ मसल्स आना है। तो फिर आप जो है इस तरीके से उसमें आप विभाजन कर लेंगे। उसमें आप दिया हुआ था कि आप रिपटरी आप जब खोलेंगे आप, तो आपको लोअर लिम्ब में आप जाएंगे, लोअर लेग्स में आप, उसके बाद आपको थाई में जाना, थाई में मिल जाएगा आपको उसके बाद में आपको नी मिल जाएगा, उसके बाद आपको लेग्स मिल जाएगा, उसमें आपको काफ मिल जाएगा, काफ के बाद में आपको एंकल मिल जाएगा, एंकल के बाद में आपको फुट मिल जाएगा, फुट के बाद में आपको सोल मिल जाएगा, हील मिल जाएगा। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब उन मेडिसिन में जब आपके सामने मेडिसिन आएंगी तो फिर आप उन मेडिसिन को देखिए कौन कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा उसमें पड़ी हुई हैं। तो उसमें आपको जो मेडिसिन आपको रेड में मिलेगा, मतलब बोल्ड लेटर्स में, तो उसमें आपको 3 नंबर उसको देना है, ठीक है। उसको मतलब सबसे ज़्यादा उसको ध्यान देना है इस मेडिसिन पे। और फिर जो मेडिसिन आपकी इटैलिक्स में होगी उसको आपको 2 नंबर देना है। उसके बाद जो तीसरा नंबर होगा वो होगा नॉर्मल जो फॉन्ट्स में होती है मेडिसिन, आपको उसमें आप रख लीजिए। फिर आपने देखना है कि आपने जो उसकी मिजाज से रखा था जो गर्म मिजाज है, तो फिर उन मेडिसिन से आप कंपेयर करिए कि वो मेडिसिन गर्म मिजाज में आ रही हैं, ठंडे मिजाज में आ रही हैं। और फिर देखिए कि वो जो मेडिसिन अगर हमने निकाला है कुछ, वो इसके मियाज़म में कंक्लूड कर रही है कि नहीं कर रही है इसमें, कि वो सिफिलिस मियाज़म का है या फिर साइकोटिस मियाज़म का है। तो आपने ये मियाज़म का कंक्लूड करके उसके जो मेडिसिन है वो निकाल लीजिए बिल्कुल आप। जब आपकी मेडिसिन मिल जाती है, आपको 3-4 मेडिसिन जो आपने मिल जाती है, आपने उसको एक रेपर्टराइज कर लिया है। अब आपको उन मेडिसिन को देखना है कि वो मेडिसिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आती है कि नहीं आती है। अब हम लोग ये सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती है वो गिनी चुनी मेडिसिन होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई भी मेडिसिन उठाएंगे, हर एक मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जिसमें हेड टू फुट प्लस मोडेलिटीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उन मेडिसिन को उठाना है, उसमें अब मेडिसिन को देखना है कि वो मेडिसिन जो हमने चूज़ की है उसमें माइंड है कि नहीं है, उसमें मोडेलिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है। अब हमको देखना है कि जब उसने बताया है हमको कि हमको कोई सिम्टम मिल गया है, तो हमें वो सिम्टम उसको देखना है लोकेशन पे। अब लोकेशन हमें मिल गया उसमें, अब लोकेशन पे हम उसका माइंड चेक करें। माइंड अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें आसान करने के लिए हमें अपनी मोडेलिटीज़ उठा लेना है बिल्कुल। मोडेलिटीज़ में ये है कि जैसे रस्टॉफ का अगर सिम्टम है तो उसको जो है जब वो 1-2 कदम चलता है तो दर्द होता है, लेकिन उसने 10 कदम चल लिया, 20 कदम चल लिया, 50 कदम चल लिया, दर्द नहीं होगा। लेकिन 91 कदम होगा, 92 कदम होगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा। या फिर रात में जब सोने लगता है तब उसको दर्द होता है। अगर हम ये ब्राइनिया की मोडेलिटीज़ उठाते हैं तो ब्राइनिया में ये है कि वो 1 कदम उठाए, 10 कदम उठाए, उसको दर्द होगा ही होगा। लेकिन ये जहाँ वो बैठ जाता है, जहाँ लेट जाता है, दर्द उसका ख़त्म हो जाता है। दोनों मोडेलिटीज़, दोनों डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया। तो इससे हमको मोडेलिटीज़ से हमको पता चल जाएगा कौन सी मेडिसिन हमें इसको देना है। ये हो जाता है हमारे मेडिसिन सिलेक्शन में। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये देखना होता है साथ में कौन सा मौसम चल रहा है, बरसात चल रहा है, एपिडेमिक चल रहा है, सुबह ठंड हो रही है, दोपहर में गर्मी हो रही है, रात में फिर ठंड हो रही है, सुबह और दोपहर गर्म चल रहा है, रात में ठंडी हो रही है, सुबह बारिश हो रही है, रात में उमस हो रही है। ये सारी मेडिसिन जो है हमें ये रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी मेडिसिन ये किस बेस पे काम करती हैं इसमें, ठीक है। आप इस तरीके से कोई भी चीज़ें कर सकते हैं बिल्कुल। दूसरी चीज़, जब हमें कोई भी सिम्टम मिलते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये सिम्टम्स जो हैं हमारे लिए हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जो होता है वो ये करता है कि जैसे कोई भी सिम्टम अगर हमारे सर पर आया है वो हमारे पैर तक वो जाना चाहिए, जैसे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। कोई भी चीज़ें अगर ऊपर आई हैं तो हमें नीचे तरफ वो सिम्टम्स का जाना चाहिए। उसके अंदर पता चल रहा है कोई नीचे का सिम्टम लेकर आया तो ऊपर तक जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे लिए जोड़ का सिम्टम लेके आ रहा है और हमारा इलाज करते करते उसको हार्ट की परेशानी हो, इसका मतलब है भाई हमने मेडिसिन ऑफ सिलेक्शन गलत किया है, ठीक है। तो हमें वापस इसको रिवर्स करना पड़ेगा हमको। दूसरा क्या कर रहा है, इनवर्ड टू आउटवर्ड, मतलब कोई हमको लंग्स की प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको
स्किन की प्रॉब्लम हुई है, इसको किसी एडवांस मोड ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से उसको सबसाइड किया गया है, उसको सप्रेस किया गया है। उसे पूछेंगे अगर तो हमें पक्का पता मिल जाएगा कि उसको कहीं ना कहीं जो है स्किन की प्रॉब्लम आई हुई है। तो फिर उससे पूछेंगे तब हम उसकी स्किन की दवा देंगे तो वो अपने आप चले जाएगा। ये रिवर्स ऑर्डर भी अपीयरेंस में इसके अंदर आ जाएगा, ये भी हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में आता है। फिर दूसरी चीज़ आती है जब हम 2-3 मेडिसिन एक साथ चयन कर लेते हैं, जिसमें हम लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ बिना देखे हम ब्राइनिया, बेलाडोना, फाइटो ये सारी चीज़ें दे देते हैं। तो फिर इसमें ये रहता है कि एफोरिज्म जो है वो 34वां, 36वां, 38वां शायद यही एफोरिज्म है। हम एक सेकेंड देख के बता रहे हैं इसमें। ये हमें कंफर्म नहीं है ये कौन सा एफोरिज्म है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, हम खुद भी। तो इस एफोरिज्म में क्या है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी हम 2 मेडिसिन एक साथ देते हैं, उनके सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर वो उनकी जो इंटेंसिटी है अगर कम हुई तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी जगह कोने बना के रख जाते हैं बिल्कुल। अगर जो दूसरी मेडिसिन की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन एक्ट पूरी तरह कर लेगी, उसके बाद वो एक्ट करेगी उसके अंदर। अगर मेडिसिन अगर दी हुई है, जितनी मेडिसिन हमारे पास में है, अगर उनके अंदर सेम स्फीयर ऑफ एक्शन की है या फिर कहीं ना कहीं सेम कंसंट्रेशन की है, इंटेंसिटी उनकी बराबर है, तो वो क्या करती हैं, कंबाइंड मेडिसिन बनाती हैं। वो कंबाइंड मेडिसिन हमारे लिए मेडिसिनल एग्रवेशन भी हो सकता है, लेकिन शायद वो हमारे लिए क्योरिंग कर सके, रिलीफ दे सके, मगर क्योरिंग कभी नहीं देगी। और अमाउंट ऑफ मेडिसिन की अगर ज़रूरत हमारी जितनी है अगर उतनी नहीं होती है तो फिर वो मेडिसिन हमारी टिश्यू लेवल पे एग्रवेट भी कर सकती हैं। ठीक है, होता क्या है कि हम डोजिंग समझ नहीं पाते हैं और बिना डोजिंग के हम क्या करते हैं कि 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद अपने पेशेंट को दे देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई इतना ही देने की ज़रूरत है और कहाँ से आराम मिलेगा इसको। याद रख लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं आपसे कि आप जैसे घर में खाना तो बनाते होंगे, कभी आपने मैगी बनाई हो या फिर आपने कोई पनीर की सब्ज़ी बनाई हो, तो अगर जितनी भी अमाउंट ऑफ नमक की अगर उसमें ज़रूरत है, अगर एक भी एटम ऑफ नमक अगर ज़्यादा हो गया तो आप कितने से अच्छे इंग्रेडिएंट्स अगर आप उसमें डालेंगे तो वो डिश बर्बाद हो जाएगी। वैसा ही हमारा होम्योपैथी में भी है। देखिए, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब यही होता है कि हमें एक समय में एक ही दवा देनी है। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब होता है कि हमें भाई इतनी ही दवा देनी है कि सामने वाले का जो होता है वाइटल फोर्स, जो ससेप्टेबिलिटी है उसके ही अराउज़ करने की हमें उस हिसाब से मेडिसिन हमको देनी है बिल्कुल। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग तंबाकू खा के आपके पास में आ रहे हैं, कुछ लोग एलोपैथी मेडिसिन खा के आ रहे हैं, तो उसमें या आयुर्वेदिक मेडिसिन खा के आ रहे हैं या कोई भी डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट खा के आ रहे हैं, तो उसमें क्या ना पहले से ही मेडिसिनल डोजेस के अंदर मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर। और तो उसमें यह रहता है कि हमें क्या करना होता है कि हमें पोटेंसीज हम बढ़ा देना चाहिए हमको, ना कि हम जो डोजिंग है हम वो ज़्यादा कर दें, क्योंकि अगर हमने डोज ज़्यादा कर दी तो वो मेडिसिन एग्रीवेशन आना ही आना है बिल्कुल। लेकिन जो लोग जैसे टीचर हो गए हैं, डॉक्टर्स हो गए हैं, या फिर इनका पास क्या आता है, इनके पास में जो बॉडी कैपेसिटी होती है, ससेप्टेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको कि हमें ये कोशिश करना पड़ता है इसमें भाई कि डोजिंग का बड़ा हम हिसाब कम से कम रखें उनके पास में। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बताएं कि जितने भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स लेकर आते होते हैं, और यूरिया फर्टिलाइज़र तो हर एक बच्चा लेकर आ रहा है, हर एक इंसान लेकर आ रहा है, तो हमको जो है कंप्लीट सिम्टम्स तो मिल नहीं पाएंगे। और हम उनको इंतज़ार करने के लिए उसको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे जिसमें भाई उनको ये डाइल्यूट करें या फिर उनको एंटीडोट करें बिल्कुल। तो हमें ये देखना होता है कि हमें जो सबसे एप्रोप्रिएट मेडिसिन उनके पास लग रही है सबसे पहले, तो हमें वो चीज़ उनको प्रिस्क्राइब करनी है। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि हाँ कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो दूसरी दवा भी जो उनकी लग रही है, लेकिन हाँ हमको ये देखना है कि वो मेडिसिन आपकी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ में या तो कॉम्प्लीमेंट्री में हो या फिर आपका फॉलोज वेल में हो, लेकिन वो मेडिसिन की डोज पूरी तरह ख़त्म होने के बाद ही वो देना है। साथ में नहीं देना कि सुबह दे दिया दोपहर में दे दिया।
कम से कम 2-3 दिन के गैप में ही देना है उसको, उससे पहले नहीं देना है। अगर उसके बाद में आप उनको साथ में मेडिसिन दे रहे हैं तो। कभी कभी होता है कि पेशेंट है, उसको एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ सेकेंडरी भी प्रॉब्लम है, वो भी परेशान करी, लेकिन प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो करीब 100 डिग्री की है, लेकिन वो 80 डिग्री की है। तो हमने 2 मेडिसिन एक साथ ज़रूर दे दी, लेकिन हाँ एक साथ नहीं खिलाना उसको। पहले इसको पहला फिनिश हो जाए तभी सेकंड स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और ये सिम्टम हमें प्रॉपर इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि ये अडल्ट्रेशन साथ में है। तो हमें साथ में अपने पेशेंट को ये भी बताना है कि भैया उसको सुबह उठना कितने बजे है, उसको सुबह नाश्ता क्या करना है, और उसको साथ में जो भी उसकी अडल्ट्रेशन है वो भी ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो वो हमने मेडिसिन उसको दी है, उसको वो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन क्योर करने के लिए, उन मेडिसिन के अच्छे एक्ट करने के लिए वो अडल्ट्रेशन का ख़त्म होना ज़रूरी है। कोई मेडिसिन आपके पास में अगर आप देते हैं ना, उसको अच्छी पिक्चर आपको नहीं मिल सकती। तो आप इसका ये मतलब नहीं है कि 4-5 मेडिसिन उठा के इसको आप दे देंगे तो आपको अच्छी पिक्चर मिलने लगेगी। नहीं, आपको मेडिसिन भी देना है ताकि उसको कुछ देर के लिए रिलीफ भी मिल जाए, और आपको ये भी करना है कि उसके जो भी अडल्ट्रेशन है ख़त्म करना है। सबसे पहली चीज़ उसको ये बंद करना है कि जो भी प्रोसेस फूड है वो खाते पीते हैं, जिसमें पैक्ड में आता है, वो चीज़ एकदम बंद कर दीजिए। जो चीज़ खुले में आ रही है वो कम, उसमें कंटामिनेशन है केमिकल्स का, लेकिन बनिस्बत उसके वो ज़्यादा होता है उसके अंदर। और नेचुरल फूड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। सुबह जो है लगभग 5-6 बजे उनको उठने के लिए कहिए। जिस भी धर्म में है सर उनसे कहिए भाई अपना पूरा नमाज पूजा पाठ जो भी आपको करना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपके अपने लाइफस्टाइल की है उसको पूरा करना। नाश्ता जो करिए आप, रोटी है, पराठा है, पूड़ी है, ये सारी चीज़ें इसमें आप नाश्तों में रखिए। सब्ज़ी से आप खा लें, मीठे से खा लें, लेकिन ब्रेड, बटर, रस्क ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना लें। दलिया का इस्तेमाल कर लें। दोपहर का जो भोजन हो वो 1 से 2 के बीच में हो। दोपहर के भोजन में लगभग आप एक चीज़ खाएँ। अगर आप ग्रेवी खा रहे हैं तो ग्रेवी रोटी खा लें या ग्रेवी चावल खा लें। आप अगर दाल खा रहे हैं तो दाल रोटी खाएँ, सब्ज़ी रख लें, दाल चावल सब्ज़ी रख लें, ये चीज़ खा लें आप बिल्कुल। लेकिन ये सब कर लें कि ये दोनों चीज़ एक साथ ना खाएँ, कि मतलब अगर हमने रोटी खा लिया है तो हम साथ में चावल भी इसके बाद खा लें, नहीं। एक चीज़ खाइए, या रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए। खाने से पहले 2 घूँट पानी पी लीजिए, खाने के बीच में पानी पी लीजिए, लेकिन खाने के बाद में पानी नहीं पीजिए। शाम को 4 से 5 के बीच में सिर्फ फ्रूट्स खाइए। वो फ्रूट्स जो सीज़नल आते हैं, वो फ्रूट्स नहीं जो 365 दिन हमें दिखाई पड़ते हैं, वो फ्रूट्स नहीं लेना है उसके अंदर। और जो रात का खाना होगा वो बिल्कुल स्किप कर दें। उसमें रात खाने में सिर्फ सैलेड खाएँ। सैलेड में प्याज हटा के जितनी भी चीज़ें सैलेड में आती हैं आप कच्ची खा सकते हैं वेजिटेबल, वो रात में खाएँ। लगभग आधा किलो तो होना चाहिए, फल भी और इसकी भी। 2 समय भोजन करें, बस 2 समय एकदम नहीं, कुछ नहीं खाना है। कोशिश करें सुबह उठें, एक्सरसाइजेस कर लें, और चाय, मोमोज़, जंक फूड्स, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड रखें। और ये अवॉइड रखें कि जो भी बाहर के जो ईटेबल थिंग्स होते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वगैरह, तो बहुत रेयरली जाएँ। क्या है ना कि जो भी इनका प्रोसेसिंग होती है वो बेहतर तरीके से नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसमें अल्सरेशन या फिर हमें पाइल्स की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं पॉइंट्स में जो हम रिमेंबर नहीं रख पा रहे हैं। अगर कुछ सवाल आपको है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर आप हमें प्लीज़ लिख के बताएं इसके अंदर, तो हम इसको नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर इसके समझाएंगे।